नमस्कार दोस्तों कल जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील साइन हुआ, इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है कि कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर असर होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसको बड़ा फायदा होने वाला है और इसका नेगेटिव असर होगा बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका। आप देख सकते हो खबर, एफटीए विथ यूरोपियन यूनियन में लिफ्ट इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 6 फोल्ड, 6 गुना, फ्रॉम $7 बिलियन टू $40 बिलियन। और यहां पर बांग्लादेश का जो अभी लीड था, जो एडवांटेज था, वो खत्म हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार बांग्लादेश क्यों एडवांटेज पोजीशन पर था, यूरोपियन यूनियन ने क्या यहां पर ऑफर दिया हुआ था बांग्लादेश को, लेकिन अब ये उल्टा क्यों होने वाला है, भारत को कैसे फायदा होगा, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2027 हो, 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और ध्यान रखिएगा, अभी 31 जनवरी तक डबल वैलिडिटी भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन यूनियन का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो क्यों इतना ज्यादा क्रूशल है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में अगर आप कहीं पर भी देखो, अगर हम यूरोपियन यूनियन को एज अ कंट्री देखें, 27 कंट्रीज हैं वैसे तो, एज अ ब्लॉक अगर आप देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट टेक्सटाइल और अपैरल का ये किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। हर साल यूरोपियन यूनियन $250 बिलियन का जो टेक्सटाइल है, अपैरल है, वो इंपोर्ट कराता है। तो जाहिर सी बात है, 250 बिलियन में भारत को एक बड़ा एडवांटेज होना चाहिए, भारत को काफी सारा एक्सपोर्ट करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन की हम बात करें, वहां पर हाई वैल्यू के जो ट्रांजैक्शंस है वो होते हैं, जो कंज्यूमर डिमांड है वो कंपैरेटिवली स्टेबल है, जो प्राइसेस आपको हर एक गारमेंट के ऊपर, हर एक कपड़े के ऊपर जो प्राइस मिलेगा वो ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू ऑल अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर स्ट्रांग प्रेफरेंस है क्वालिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, कंप्लायंस के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रेजेंस इतना वीक क्यों है। मैं आपको बता दूं, भारत लगभग 36 से $37 बिलियन का जो टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ $7 बिलियन ही हम यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मतलब आप सोचो, मार्केट है $250 बिलियन का, यूरोपियन यूनियन हर साल इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत कितना करता है, सिर्फ $7 बिलियन, जो कि बहुत कम है। और ये जो गैप है, लेट मी टेल यू, ये कैपेसिटी की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं भारत को अभी तक बड़ा ट्रेड डिसएडवांटेज था। मतलब ये अंडर परफॉर्मेंस जो है वो पॉलिसी ड्रिवन है रादर देन प्रोडक्टिविटी ड्रिवन। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्या है कि एफटीए के पहले अगर आप देखोगे, अभी तक भारत के ऊपर जो टैरिफ लगता था, यूरोपियन यूनियन जो इंपोर्ट टैरिफ लगाता था वो था 9 से 12%। मतलब अगर हम 100 रुपीज का कोई कपड़ा भेज रहे हैं यूरोप के अंदर, तो उसके ऊपर हमें 12 रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था वहां पर। तो जाहिर सी बात है, जो टोटल कॉस्ट है कपड़े का महंगा हो जाएगा, तो यूरोप के लोग भारत से क्यों खरीदेंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था भारत के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो आसपास के हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश को कोई भी टैरिफ नहीं लगता था उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, जीरो ड्यूटी लगता था। और क्यों? ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, नहीं। क्या है कि बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर में आता है, उसको स्टेटस मिला हुआ था एलडीसी का। ऑल्दो ये स्टेटस अब जाने वाला है, लेकिन अभी तक एलडीसी स्टेटस की वजह से 0% का ड्यूटी था, क्योंकि यूरोप ये कहता था कि चलो अगर आप डेवलप्ड कंट्री नहीं हो, आप काफी गरीब हो, तो हम आपको थोड़ा सा एडवांटेज दे दे रहे हैं, हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो एक प्रकार से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए था। तो ये इसकी वजह से यहां पर बांग्लादेश पर जीरो टैरिफ लगता था। वहीं वियतनाम के साथ मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा था, जिसकी वजह से 0% ड्यूटी वियतनाम पर लगता था। टर्की के ऊपर भी लगभग 0% आप कह सकते हो, कस्टम यूनियन के अंदर में आता है ना, ईयू के कस्टम यूनियन के अंदर। और भारत के ऊपर 9 से 12% का, क्योंकि हमारा कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था। मतलब आप ये समझिए कि अगर भारत के फैक्ट्रीज बांग्लादेश जितना ही एफिशिएंट हो जाए, तो भी यूरोप के लोग भारत से कपड़ा क्यों खरीदेंगे, वो तो बांग्लादेश से ही खरीदेंगे, क्योंकि वहां पर टैरिफ नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश यहां पर डोमिनेट क्यों करता है ये भी समझ लीजिए। बांग्लादेश के पास कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, एज है। एक तो ड्यूटी फ्री हो गया,
कोटा फ्री एक्सेस हो गया यूरोपियन यूनियन के अंदर। यूरोपियन यूनियन की एक स्कीम चलती थी एवरीथिंग बट आर्म्स, उसके तहत बांग्लादेश से काफ़ी सारा ये लोग इंपोर्ट कराते थे। और बांग्लादेश अगर आप देखोगे तो रेडीमेड गारमेंट्स पर पूरा फोकस किया हुआ था, हेविली फोकस किया हुआ था, और काफ़ी उसके बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्शन क्लस्टर्स हैं बांग्लादेश के अंदर। तो ये एक एडवांटेज है बांग्लादेश के पास, और इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश लगभग $30 बिलियन वर्थ के जो अपैरल्स हैं वो यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट करता है। सोचिए भारत कितना करता है, सिर्फ $7 बिलियन, और वहीं बांग्लादेश $30 बिलियन। और यूरोप जिन भी देशों से यहां पर इंपोर्ट कराता है उसमें टॉप 2 में बांग्लादेश आता है। सो भारत के पास भले ही आप कह सकते हो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का एडवांटेज है, लेकिन 2018 से 24 के बीच में हमने अपना मार्केट शेयर काफी लूज कर दिया यूरोपियन यूनियन से। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि ट्रेड डील अब हो गया है और बहुत जल्द ये इंप्लीमेंट हो जाएगा जब दोनों देश से यहाँ पर रेटिफिकेशन हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन का जो वहाँ पर रेटिफिकेशन है और भारत के पार्लियामेंट में रेटिफाई होगा, पास होगा, तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि हमारे कपड़े के ऊपर भी जीरो ड्यूटी लगेगा। मतलब 10 से 12% का जो पेनल्टी आप कह सकते हो ना, वो हट जाएगा और जीरो टैरिफ में हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा ये स्ट्रक्चरल रीसेट है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अब भारत अपना जो एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में, वो $7 बिलियन से बढ़ाकर $40 बिलियन कैसे कर सकता है? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। क्या है कि यूरोपियन यूनियन कितना इंपोर्ट कराता है? $250 बिलियन के अपैरल्स को इंपोर्ट कराता है। बांग्लादेश का शेयर कितना है? $30 बिलियन का है। तो यहां पर हम कुछ बांग्लादेश का शेयर लेंगे, जाहिर सी बात है बांग्लादेश का शेयर हमारे पास चला जाएगा। प्लस यहां पर आप सब जानते हैं कि चाइना डाइवर्टेड ऑर्डर्स आएंगे। अब यूरोप जो है वो चाइना से उतना इंपोर्ट नहीं कराना चाहता, तो वो दूसरे जगह देखेगा, तो अब उसको भारत से सस्ता मिलेगा। मतलब अब भारत अपना $30 to $40 बिलियन तक ले जा सकता है एक्सपोर्ट। और ये मार्केट सब्सटीट्यूशन है, ये मार्केट क्रिएशन नहीं है, हम इजिली इसको कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि भारत के पास क्या स्ट्रेंथ है, एडवांटेज है? देखो, हमारे यहां फुल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन है। बांग्लादेश के पास प्रॉब्लम क्या है, उनके पास रॉ मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं है। यहां पर आप देखोगे भारत के पास कॉटन फार्मिंग, यार्न स्पिनिंग, फैब्रिक वीविंग, गारमेंट स्टिचिंग, डिजाइन एंड फिनिशिंग, मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन, पूरा रॉ मटेरियल से लेकर कपड़ा बनने तक सब कुछ भारत के अंदर जो फुल वैल्यू चेन होता है ना, वो है। और बांग्लादेश क्या करता है, ज्यादातर अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कराता है। कहां से? भारत और चाइना से। मतलब भारत से ही रॉ मटेरियल मंगाकर उसको कपड़े में बनाकर वो यूरोप बेचा करता था। अच्छा, यहां पर प्रोडक्ट डाइवर्सिटी भी है। भारत में अगर आप देखोगे कॉटन गारमेंट्स हो, होम टेक्सटाइल है जैसे बेडशीट, टॉवेल्स, मैन मेड फाइबर ब्लेंड्स हो गए, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो गया, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि यूरोप भी जो है डाइवर्सिफिकेशन चाहता है, उसके भी जो डिमांड है वो डाइवर्सिफाइड है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं कि इसका भारत के इकोनॉमी पर बड़ा असर होगा, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है। अभी करंट में आप देखोगे टेक्सटाइल हमारे देश में 45 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, डायरेक्टली लोग एम्प्लॉयड हैं। 45 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ लोग, सोचिए। और यहां पर यह बोला जाता है कि $1 बिलियन अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो इससे 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और इसका रीजनल इंपैक्ट आएगा, स्पेशली साउथ इंडिया में जो त्रिपुर हो गया तमिलनाडु में निटवेयर के लिए फेमस है, सूरत हो गया मैन मेड फाइबर्स, लुधियाना वुलेंस के लिए, पानीपत होम टेक्सटाइल के लिए। मतलब टेक्सटाइल एक मास एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर है, अनलाइक कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि और सेक्टर्स में आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, इसमें उतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन अब यह है कि बांग्लादेश इतना वल्नरेबल क्यों हो गया, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्या है कि अभी तक ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस मिला हुआ था ना बांग्लादेश को, एलडीसी, ये 2026-27 में जाने वाला है। और जब ये चला जाएगा तो आप ये समझिए उल्टा बांग्लादेश के ऊपर 10 से 12% का टैरिफ लगेगा। और क्योंकि भारत ने ऑलरेडी ट्रेड डील कर लिया है तो हमारे ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब पासा पूरी तरह से पलट गया है। पहले जो एडवांटेज बांग्लादेश के पास था वो भारत के पास आ जाएगा, और जो डिसएडवांटेज भारत को था वो अब बांग्लादेश को झेलना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, यहां पर चाइना +1 स्ट्रैटेजी की मैं आप बात कर रहा था, तो यूरोपियन यूनियन सब चाहते हैं कि यहां पर जो चाइना से कपड़े आ रहे हैं उसको कम किया जाए। और क्योंकि भारत आप देखोगे पॉलिटिकली स्टेबल है, लार्ज स्केल है, रूल बेस्ड है, और यहां पर प्रॉब्लम क्या है चाइना के साथ कि एथिकल लेबर नहीं है। आपने वीगुर वगैरह वाला मामला पूरा सुना होगा, तो वहां से जबरदस्ती लेबर कराया जाता है, तो प्रॉब्लम्स हैं। तो यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा एथिकल वे में चलता है, एनवायरमेंटल कंप्लायंस चाहिए, ट्रेसेबिलिटी चाहिए। तो इसलिए भारत इस समय बेटर पोजीशन है
इन कंपैरिजन टू ऑल अदर कंट्रीज, और इसलिए हमारा एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कई चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस हो गया है ट्रेड एग्रीमेंट तो सब कुछ अच्छे से होने वाला है। अभी बहुत मेहनत करनी है। एक तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन, मतलब यूरोप ये देखेगा कि जो भी कपड़ा भारत से आ रहा है क्या वो एक्चुअल में पूरा भारत में बना है कि नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें देख कर चलना है कि हम कहीं और से कपड़े मंगाकर उसको नहीं बेच सकते। फिर स्केल और स्पीड चाहिए। बांग्लादेश की जो फैक्ट्रीज हैं वो बड़ी हैं, फास्टर हैं मास अपैरल में, और भारत को इंप्रूव करना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स में, लीड टाइम्स में, फैक्ट्री कंसोलिडेशन में, और कंप्लायंस कॉस्ट भी है क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड के कपड़े बनाने होंगे ना, तो एनवायरमेंट, लेबर राइट्स, कार्बन फुटप्रिंट, तो इसकी वजह से भारत में जो कपड़ा बन रहा है उसके कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है अभी के लिए। तो ये सब चीज देखना होगा, चैलेंजेस हैं, बट डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रेड डील है ये बांग्लादेश के लिए इनफैक्ट बहुत बड़ा झटका होगा। और आई होप मैंने आपको समझाया कैसे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 हो, 28 हो, कोई भी बैच आप लेना चाहो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।